ये कहानी है भारत के स्वर्णिम काल की गुप्त साम्राज्य की। ये कहानी है अद्भुत बुद्धि और शौर्य के सूर्य की। ये कहानी है चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य बनने की। काला क्या सफेद क्या कि दोनों में है भेद, क्या ये खामखा नस्ल की भूल है। ये भले बुरे में फर्क क्या है, स्वर्ग क्या है नर्क, क्या ये पाप पुण्य सब निसूल है। क्या खोया क्या पाया जाने दे, माया है सब माया जाने दे। धर्म क्या ये मत गान समझा। वो हमारी पत्नी है, हम जो चाहे हम वो निर्णय लें। वो गुप्त सम्राट की कुल वधू है, वो हमारी संपत्ति है। इतनी कोई संपत्ति नहीं होती महाराज। हमने उसकी सर सुन ली है और अब हम उसे जवाब देंगे। वो क्या समझता है हम उसे डर गए? नहीं, हम तो बस अपनी सेना को महाराज आराम देना चाहते हैं। अच्छा चंद्रगुप्त, तुम अपनी सीमा लांघ रहे हो। हम अपनी सीमा लांघ चुके हैं। हम तुम्हें बदतमीजी का दंड भी दे सकते हैं। संपत्ति नहीं हूँ, कोई वस्तु नहीं हूँ जो कोई मुझे ऐसी सौंप देगा। हमेशा गुप्त सम्राट का सेवक, जिसका अहंकार हमेशा तुच्छ, जिसकी वीरता रही हमेशा तुच्छ, नाम है चंद्रगुप्त। अपना लहू बहा रहे। वो पिता श्री थे, उन्होंने अपने तरीके से राज्य चलाया। अब हम महाराज हैं, हम अपने तरीके से राज्य चलाएंगे। उन गुप्तों को हमारे सामने झुकना ही पड़ा। महान प्रतापी राजा के पास होना चाहिए। वस्तु नहीं होती जो अपने सुपर फोरस के आड़ में किसी को भी सौंप दिया जाए। मित्रों, महाराज दुष्ट नायिका, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की, ऐसी बात रखने की? चंद्रगुप्त, इसलिए हम इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि देते हैं। तो सभी विक्रमादित्य की नाक में नथनी बिंदिया शीश सजाई। गुप्त वंश के कुल गौरव की जय हो। महान गुप्त साम्राज्य की जय हो। आगे महामाते, हर बार की तरह आप हमारे रसरंग के बीच ना जाते, आपकी भी जय हो। क्षमा करें महाराज, पर बात ही कुछ ऐसी है, अत्यंत आवश्यक है, इसलिए मुझे आना पड़ा। आपकी तो हर बात ही अत्यंत आवश्यक होती है। केवल हमारी ही बातें आपको बेवजह लगती है, जैसे हमारा विलास करना, संगीत और नृत्य का आनंद उठाना। नहीं महाराज, वक्त आ गया है कि इन सब चीजों को छोड़कर एक बार फिर से आपको अपनी सेना, अपने राज्य और अपने कार्यभार पर ध्यान देना चाहिए। वक्त आ गया है कि हम एक बार फिर एक सैन्य अभियान पर निकले और गुप्त साम्राज्य के स्थायित्व और विस्तार पर ध्यान दें महाराज। ओ महामत्य, फिर से वही सैन्य अभियान, शत्रुओं से लड़ाई, रक्तपात और न जाने क्या क्या। महामत्य, क्या राजा का मतलब सिर्फ राज्य चलाना और युद्ध करना ही है? क्या कोई उसका अपना व्यक्तिगत जीवन नहीं है? क्या वो अपने लिए नहीं जी सकता? बताइए।
नहीं महाराज, राजा का कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होता। राजा का जीवन राज्य के लिए, उसकी प्रजा के लिए और समस्त उसके काम के लिए होता है। राजा तो स्वयं ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसके सारे कार्य ईश्वरीय कार्य होते हैं महाराज। ओ राजा का दायित्व, ईश्वर का प्रतिनिधि, ओ न जाने क्या क्या। महामाती, आपका मन नहीं करता कि कभी तो इन सभी चीजों से दूर होकर जीवन के रसों का भी आनंद लिया जाए? आइए बैठिए बैठिए और देखिए इस संगीत और नृत्य भरी शाम में कितना आनंद है। कभी तो जीवन का भी आनंद लीजिए, अपनी रूखी सूखी जीवन को कभी तो रंगीन भी कीजिए। नहीं महाराज, ये सब मेरे लिए नहीं है। मैं तो मात्र गुप्त वंश का एक सेवक हूँ और आपके पिता महान श्री समुद्रगुप्त की भी कई वर्षों तक सेवा की थी और बस यही जाना है, यही समझा है कि राज्य की सेवा से बढ़कर किसी चीज में कोई दूसरा आनंद नहीं है। आप हमेशा पूज्य पिताश्री को बीच में लाकर हमेशा चुप करा देते हैं। वो पिताश्री थे, उन्होंने अपने तरीके से राज्य चलाया। अब हम महाराज हैं, अब हम अपने तरीके से राज्य चलाएंगे। अब कोई युद्ध नहीं, कोई रक्तपात नहीं, हर जगह बस शांति शांति शांति, सब उठाए जीवन का आनंद। लेकिन महाराज, हम और राजकुमार चाहते हैं। अच्छा चंद्रगुप्त, काफी दिन हो गए देखे नहीं मैंने, कहाँ है आखिर चंद्रगुप्त? महाराज, वो सीमा पर है। वो गुप्त साम्राज्य के रक्षक, गुप्त साम्राज्य के सेवक अपनी देश की सेवा कर रहे हैं और अपना लहू बहा रहे हैं। महाराज, मामला सच में अत्यंत गंभीर है। पिछले काफी समय से जो हमने एक छत्र साम्राज्य स्थापित किया था, उसे फिर से खतरा मंडराने लगा है। हमारे सीमावर्ती राज्य जो हमारी शांति को हमारी दुर्बलता समझने लगे हैं और कई राज्य आपस में मिलकर हमारे खिलाफ विद्रोह भी आरंभ कर दिया है और विशेषकर शकों का तो आक्रमण आरंभ हो चुका है। पर इसमें इतना ज्यादा चिंता का क्या विषय? हमारी सेनाएं सक्षम है इस राष्ट्र पर, इस धरती पर सबसे बड़ी सेना, तो हमें डरने की कुछ बात ही नहीं है। अवश्य कर सकते हैं महाराज, पर जब
एक साथ सभी सीमाओं पर कई राज्य मिलकर हमला करते हैं तो इस वक्त हमारी सेना को हमारे संगठित होकर उनसे लड़ने की जरूरत है। इस वक्त हमारी सेना, हमारे सैनिक, हमारी सेनापति सबको हमारी साथ की जरूरत है। हमें उनका नेतृत्व करने की जरूरत है। मुझे लगता है आप दोनों तैयार है पहले से, तो मैं क्या करूं? मैं भी तैयार हूं। आप दोनों निकलो, मैं भी आता हूं। मेरी योजना ये है महाराज कि एक तरफ एक दिशा में दक्षिण की ओर मैं जाऊंगा शकों का पूरा उन्मूलन करने के लिए, और एक तरफ कृपया आप स्वयं जाएंगे पूर्व की ओर बड़ी सेना लेकर। तो वहां पे हमारी सेना को मनोबल मिलेगा और मैं इस प्लान को करने की योजना में सक्षम हूँ। जब आप तैयार हो तो हम भी तैयार हैं। राजकुमार चंद्रगुप्त के ये कहने हैं महारानी जी, वो इतने वीर, इतने साहसी, इतने गुणी और इतने उदार जो है, उनके जैसा पुरुष तो आज तक कहीं देखा ही नहीं। अच्छा, ऐसे क्या क्या गुण है राजकुमार चंद्रगुप्त में? महारानी जी, गुप्त वंश के सच में कुल गौरव है राजकुमार चंद्रगुप्त। अभी हाल ही में उन्होंने कुछ विद्रोह का बिना लड़े ही दमन कर दिया। अच्छा, पर कैसे? अपनी अद्भुत बुद्धि कौशल से उन्होंने कुछ विद्रोह को सम्मान देकर, उचित धन देकर यहाँ पाटलिपुत्र में बुला लिया और कुछ को गांव का प्रतिनिधि बना के सीमावर्ती क्षेत्रों में भेज दिया। अच्छा, तो इस तरह का सारा कार्य महाराज रामगुप्त से करवाते हैं चंद्रगुप्त जी। महारानी क्षमा कीजिएगा, पर महाराज राज्य कार्य में ज्यादा रुचि नहीं लेते, इसलिए राज्य की सारी व्यवस्था राजकुमार चंद्रगुप्त को ही संभालनी पड़ती है। सही कहती हो, अभी भी महाराज एक संगीत कार्य में उलझे हुए हैं। मेरे कहने के बावजूद मेरे साथ यहाँ नहीं आए। अच्छा सुनो, मैंने सुना है राज सिंहासन महाराज रामगुप्त की जगह चंद्रगुप्त को मिलने वाला था। क्या क्या ये सही है? जी महारानी, राजकुमार चंद्रगुप्त छोटे अवस्था है, परंतु जनता में बहुत ही लोकप्रिय है। महामाते और स्वर्गीय सम्राट महाराज भी यही चाहते थे कि राज सिंहासन राजकुमार चंद्रगुप्त को मिले, परंतु उन्होंने राज सिंहासन अपनाने से मना कर दिया, क्योंकि यह हक बड़ी बेटी का होता है। महारानी जी सही कह रही है ये। राजकुमार चंद्रगुप्त ने स्वयं आगे बढ़कर राज सिंहासन का त्याग किया था हमारे महाराज रामगुप्त के लिए। अद्भुत, इतना बड़ा त्याग कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। बहुत महान है हमारे राजकुमार चंद्रगुप्त। ईश्वर अपनी सदैव उन पर कृपा बनाए रखे। दुख तारे हैं हमारे राजकुमार चंद्रगुप्त। कहाँ खो गई महारानी जी राजकुमार के ख्यालों में? अरे नहीं, आज पूर्णिमा की विशेष रात्रि का भोजन है, कहीं देर न हो जाए। चलो, बहुत काम भी करने हैं, चलो। जी महारानी, चलिए, कहीं देर न हो जाए, महाराज को भी तो सकते हैं। बधाई हो महाराज, आप सभी को बधाई हो। आज हमने अपने सभी छोटे मोटे युद्ध खत्म कर लिए हैं, और ये सिर्फ आपकी लड़ने की प्रबल भावना, आप सभी के शौर्य पराक्रम की वजह से हुआ है, और आज हम पुनः अपनी राजधानी पाटलिपुत्र लौटते हैं। सभी वीरों और सूरवीरों को मेरा प्रणाम। इस वक्त हमने जो आप लोगों ने जो अद्भुत शौर्य पराक्रम दिखाया है, उसकी मिसाल मिलना पूरे भारतवर्ष में मुश्किल है। इस वक्त हमने अपनी सेना में विजय प्राप्त करके अपने पुनः घर लौट रहे हैं, और आप लोग बहुत थके हुए हैं। आप लोग शिविर में आराम करिए, और आप लोग परिवारजनों से भी मिलना चाहते हैं, तो मुझे इसकी चिंता है, तो आप लोग आराम करिए। कल सुबह हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। राजकुमार चंद्रगुप्त की भी जय जयकार हो। आपने जी अद्भुत बुद्धि कौशल से जिस तरह से सभी दिशाओं में सभी सेनाओं से नेतृत्व किया है, वह अत्यंत प्रेरणादायक है। इसी तरह हम आगे लड़ना और महाराज की सेवा करना पसंद करेंगे। महाराज चंद्रगुप्त की जय, महाराज रामगुप्त की जय। चलो, अच्छा हुआ, सब कुछ समय पे निपट गया, फिर से शांति बहाल हो गई। हम अपनी प्रजा को और अपनी सेना को विशेष उपहार देंगे, और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में
अगले 7 दिनों के लिए राजकीय समारोह बनाने की घोषणा करते हैं। महाराज की जय हो और सभी गुणी जनों और सेनापति की जय हो। महाराज, मैं एक अत्यंत अवश्य सूचना लाया हूँ। सैनिक, तुम बड़ी चिंतित लग रहे हो। एक चिंताजनक समाचार है महाराज। दक्षिण के शकों के राजा रुद्र सिंह ने हमारे शिविर को चारों तरफ से घेर लिया है और हमारे पाटलिपुत्र जाने की सारे रास्तों को बंद कर दिया है। शकों का राजा रुद्र सिंह, याद आया, ये तो बड़ाई क्रूर और जल्लाद किस्म का आदमी महाराज, पर इससे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। ये हमारे रास्ते के बीच कैसे आ गए महाराज? खड़े हो रही है रुद्र सिंह, अच्छा हुआ ये भी यहीं मिल गया। लगे या तो इसका भी हिसाब किताब बराबर कर देते हैं और इसके बाद कोई भी शकों की शक्ति गुप्तों के आगे खड़े होने का साहस नहीं करेगी। नहीं राजकुमार, ठहरो, अभी हम उससे लड़ने की स्थिति में नहीं है। अभी हम छोटे मोटे युद्ध खत्म करके आए हैं। हमारी सेना के पास पर्याप्त राशन भी नहीं है महाराज। अभी हम उससे युद्ध नहीं कर सकते। महाभारती, आप ठीक कहते हैं। हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि पुनः युद्ध किया जाए। आप एक दूत भेजिए रुद्र सिंह के पास और पता करिए आखिर वो चाहता क्या है और किस प्रकार वो हमारे मार्ग को खाली करेगा। हमें किसी भी हाल में अपनी राजधानी पाटलिपुत्र पूछना है। जी महाराज, मैं अभी एक दूत भिजवाता हूँ। क्षमा कीजिए महाराज, समाचार बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्या हुआ दूत, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज, महामाते, ऐसा जवाब इसको बोलने से पहले अगर मेरी जीभ कट जाती तो कुछ ज्यादा ही अच्छा होता। ये मैं नहीं बोल पाऊँ। ऐसा क्या समाचार है? तुरंत बोलो। इतनी लज्जाजनक शर्त रखी है रुद्र सिंह ने जिसको मैं नहीं बोल पाऊंगा। पर तुम्हें बोलना पड़ेगा, ये राजकीय संदेश है। संदेश ये है कि वो अपनी सारी सेनाओं को हटा लेगा और आपको पाटलिपुत्र जाने देगा। पर आपको पर क्या? महारानी ध्रुव स्वामी को सौंपना होगा। महारानी ध्रुव स्वामिनी, ये लज्जाजनक शर्त उसकी। हमने उसकी शर्त सुन ली है और अब हम उसे जवाब देंगे। वो क्या समझता है हम उसे डर गए? नहीं, हम तो बस अपनी सेना को महाराज आराम देना चाहते हैं। महाराज, आप अभी एक दूत भिजवाइए रुद्र सिंह के पास। बस हमें उसकी शर्त मंजूर है। पर महाराज, महारानी, वो हमारी महारानी है महाराज। हम समझते महामाते, लेकिन हम क्या करें? हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि पुनः युद्ध लड़ा जाए। हमें ऐसा करना होगा, रानी ध्रुव स्वामी को सौंपना होगा। पर महाराज, आप एक बार राजकुमार चंद्रगुप्त से तो पूछ लेते। नहीं, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। हम महाराज हैं और वो हमारी महारानी है। हमारा संदेश रुद्र सिंह को पहुंचा दो तुरंत, एकांत। जी महाराज। गजब हो गया महारानी जी, गजब हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों है और रो क्यों रही है? महारानी जी, कुछ बोलते नहीं बनता है। इतना कठिन समय आ जाएगा कभी सोचा नहीं था। अरे पर हुआ क्या? क्या मुझे मेरी मांग कर रहा है वो दुष्ट नायिका? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की, ऐसी शर्त रखने की? महारानी जी, इससे भी बुरी खबर है। क्या क्या है बोल? महाराज ने ये शर्त स्वीकार कर लिया है। क्या महाराज ने शर्त स्वीकार कर ली? मुझे रुद्र सिंह को सौंपने की शर्त स्वीकार कर ली? असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? झूठ बोल रही है तू। दंड दूंगी मैं
मुझे। माधवी, क्या ये बोलो, क्या ये सच बोल रही है? बोलो बोलो, क्या ये सच बोल रही है? जी बोलो ना। महारानी, जी महारानी, ये सच बोल रही है। महाराज ने अपमानजनक शर्त स्वीकार कर लिया है और आपको भेजने जाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं किसी की संपत्ति नहीं हूँ, कोई वस्तु नहीं हूँ जो कोई मुझे ऐसी सौंप देगा। हे माँ भगवती, ये कैसे संकट का समय आ गया है, रक्षा कर हमारी। क्या ये सब सच बोल रहे हैं? बोलो, क्या ये सच है? बोलो, क्या ये सच है? बोलो। अब इस संकट की घड़ी से हमें एक ही व्यक्ति निकाल सकता है और वो है राजकुमार चंद्रगुप्त। महारानी को राजकुमार चंद्रगुप्त का प्रणाम। मुझे पता चल चुका है कि रुद्र सिंह की क्या शर्त है और इसमें महाराज की क्या प्रतिक्रिया है। इस वक्त मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। भले इसमें महाराज चूक रहे हो, पर जब तक राजकुमार चंद्रगुप्त है, आपके ऊपर कोई भी अपमानजनक कलंक नहीं लगने दूंगा। राजकुमार चंद्रगुप्त, आपकी वीरता और बुद्धिमत्ता के हमने बहुत किस्से सुने हैं। अब आप ही हैं जो हमें इस संकट की घड़ी से निकाल सकते हैं। कृपया इस ध्रुव स्वामिनी की सम्मान की रक्षा करें, हम आपसे निवेदन करते हैं। आपका निवेदन सर आंखों पर। आपका सम्मान गुप्त वंश का सम्मान है, गुप्त साम्राज्य का सम्मान है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप अब सीट में आराम करिए और बाकी काम मुझ पर छोड़ दीजिए। भगवान आपको सफलता प्रदान करे। चंद्रगुप्त के आश्वासन के बाद ध्रुव स्वामिनी को थोड़ा सा विश्वास जगा कि शायद अभी भी गुप्त साम्राज्य अपने पूर्वजों की गौरवशाली परंपरा को बरकरार रखेगा, उस मूल्यों को बरकरार रखेगा जो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम ने पूरे भारतवर्ष के सामने रखे थे। कैसे कर पाएगा चंद्रगुप्त जब उसके महाराज और उसकी सेना उसका साथ नहीं दे रही है। रुद्र सिंह की पकड़ बढ़ती जा रही थी। चंद्रगुप्त एक आखिरी बात करने के लिए रामगुप्त के पास गया। महाराज, आपको कोई अधिकार नहीं था इस तरह किसी भी अपमानजनक शर्त को स्वीकार करने का। पत्नी कोई वस्तु नहीं होती जो अपने दुर्बल पौरस की आड़ में किसी को भी सौंप दिया जाए। हम समझते हैं चंद्रगुप्त, लेकिन राजा होने के नाते हमारी भी कुछ कर्तव्य है अपनी प्रजा के प्रति, अपने राज्य के प्रति। हम क्या करें? इस तरह किसी भी शत्रु के आए संदेश या शब्द का अकेला फैसला नहीं ले सकते। मत भूलो कि हम महाराज हैं। और आप मत भूलिए, जिसका आपने निर्णय लिया है वो हमारी महारानी है। वो हमारी महारानी है। वो गुप्त साम्राज्य की महारानी है। वो हमारी पत्नी है। हम जो चाहे हम वो निर्णय लें। वो गुप्त साम्राज्य की कुल वधू है। वो हमारी संपत्ति है। स्त्री कोई संपत्ति नहीं होती महाराज, और जो अपनी स्त्री की रक्षा न कर सके उस लज्जाहीन रूस सिंह और आप में कोई फर्क नहीं है। चंद्रगुप्त, तुम अपनी सीमा लांघ रहे हो। और महाराज, आप अपनी सीमा लांघ चुके हैं। हम तुम्हें इस बदतमीजी का दंड भी दे सकते हैं। नहीं महाराज, आप वो अधिकार भी खो चुके हैं। चाहे तो कोशिश करके देख लीजिए। विद्रोह, सरासर विद्रोह। महाराज, आप दोनों कृपया करके शांत हो जाइए। महामाते और महाराज, आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि हम लोग निर्भय से कैसी योजना है, इसमें ना ज्यादा रक्तपात ना खून खराबा होगा और हम आसानी से इस योजना को निपटा सकते हैं। बस मुझे ऐसे 50 वीर चाहिए और हम उसके शिविर में जाएंगे। चंद्रगुप्त, तुम तो मरोगे ही और हम सबको भी मरवाओगे। महाराज, आप विश्वास रखिए और एक दूत भिजवाइए, कहिए रूप सिंह को कि हमने उसकी शर्त स्वीकार कर लिया है। चंद्रगुप्त और रानी दुर्स्वामी, खुशखबरी स्वामी, खुशखबरी स्वामी, आपकी इच्छा पूरी हुई। गुप्त सम्राट हमारे आगे झुके और उनका घमंड चूर चूर हो गया। स्वामी, स्वामी, स्वामी,
अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। आखिर महारानी को यहाँ आना ही पड़ा, उन गुप्तों को हमारे सामने झुकना ही पड़ा। बहुत खूब, बहुत खूब। हटो, हटो। जाओ, जाकर सभी सैनिकों को, सेनापति को कह दो कि हमारी शिविर से दूर हट जाएं। हमें महारानी के साथ यहाँ कोई सेना नहीं चाहिए। जाओ। स्वामी, महारानी द्रुप स्वामी पालकी में बैठ के अपने सखियों के संग हमारे शिविर में पधार रहे स्वामी। और हाँ, ये लो, तुम भी आज आनंद उठाओ। जाओ। जी स्वामी। और हाँ, तुम भी जाओ। आइए, आइए महारानी ध्रुव देवी, आइए। शकों के चक्रवर्ती सम्राट रुद्र सिंह के कक्ष में आपका स्वागत है। हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। आइए, अब आप बिल्कुल सही जगह पहुंच गई हैं। कहाँ वो गुप्तों का राज, अपने आप को सम्राट बोलने वाला, और वो कायर राम गुप्त जिसकी सेना हमारे चंगुल में फंसी हुई है। आपको तो मुझ जैसे बलशाली महान प्रतापी राजा के पास होना चाहिए था, ताकि उस कायर राम गुप्त के पास। आइए, निसंकोच होकर बाहर आइए, यहाँ और कोई नहीं है। आइए। कौन हो तुम? महारानी, महारानी का है? जो राम ऐसा गुप्त साम्राज्य का सेवक, जिसका अहंकार राम ऐसा सुख, जिसकी वीरता रही हमेशा गुप्त, नाम है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त धोखा हमारे साथ। पुष्पापी, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी कर्मनाक शर्त रखने की? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गुप्त साम्राज्य के मन को ठेस पहुंचाने की, उनकी शांति को उनकी दुर्बलता समझने की। तुम यहाँ आ तो गए हो चंद्रगुप्त, पर जाओगे नहीं। ये हम सबों का शिविर है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। स्वामी, ये मारा जा चुका है। इनकी सोती हुई शांति में डूबी इनकी सेना पे हमला कर दो। और एक खबर हमारे शिविर में पहुंचाओ, क्यों लोग पीछे से हमला कर दे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और जल्दी ही उसके जश्न में डूबी हुई सेना को इनके 50 वीरों ने ढेर कर दिया। हजारों की सेना को एक बड़े ही अच्छे प्लान और योजना के द्वारा चंद्रगुप्त ने इसको मिनटों में इसको समाप्त कर दिया। शकों के राजा के मरते इनके हौसले पस्त हो गए। बधाई हो राजकुमार, बधाई हो। हमारी सेना काल बन के इनकी सेना पर टूट पड़ी है। इनके राजा के मरने के बाद इनके हौसले पस्त हो चुके हैं। ले आओ सबको इधर। उसकी जितनी बाकी बची सेना थी, जो कि बड़ी विशाल थी, उस सब ने नशे में चूर थी, निद्रामग्न थी,
उनकी हिम्मत नहीं हुई, उनका मनोबल टूट गया था और हजारों की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। तुम्हारा स्वामी जो कि एक अय्याश लुटेरा था, अब वो मारा जा चुका है। अब तुम लोग एक समृद्ध, एक मजबूत गुप्त साम्राज्य के एक भाग हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और जब ये खबर रामगुप्त और पूरी सेना तक पहुंची तो सब लोग बड़े ही खुशी में पहुंच गए इस विजय में राजकुमार का साथ देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज चंद्रगुप्त। राजकुमार चंद्रगुप्त, धन्य है आप और धन्य है आपकी अद्भुत बुद्धि और वीरता। आपने हमारे सम्मान की रक्षा करी, हम आपके कायल हुए। आप सचमुच गुप्त वंश के ध्रुवतारे हैं। इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक विजय से हमारा गुप्त साम्राज्य भारत का सबसे मजबूत साम्राज्य बन गया है और इसके नायक हैं राजकुमार चंद्रगुप्त। इसलिए हम इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि देते हैं। तो सभी कहेंगे राजकुमार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जय, राजकुमार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। और इस प्रकार शकों पे जो ऐतिहासिक विजय मिली उससे इनको उपाधि मिली विक्रमादित्य। ये कहानी थी चंद्रगुप्त द्वितीय की विक्रमादित्य बनने की। और ये कहानियां समाप्त नहीं होती है। इसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने एक एक शक को भारत भूमि से बाहर किया था और भारत में फिर से शांति का वो माहौल बनाया था जो इससे पहले चाणक्य के काल में था। ये था भारत की सोने की चिड़िया कहलाने वाला युग, गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य।